नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा खास। लेकिन आज खास बातचीत होगी, खास चर्चा होगी क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक, जो वल्नरेबल टॉपिक है इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में है, इसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं। तो वो वहां पे सिचुएशन है जो इस वक्त और बोल्ड इससे अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो एक किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हो, और जो जियो पॉलिटिक्स है जो मिडिल ईस्ट की है। ये थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि कब स्टार्ट हुआ था। आपको याद होगा दर्शकों की एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे ईरान और ईरान में वो गवर्नमेंट रजीम का एक मूवमेंट थी, वो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें यूएस इंटरवीन करने पे आया। उसने आपको एक पीछे ये भी याद होगा जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात हुई, तो वहां पे भी यूएस ने अटैक किया था। वो जो यूरेनियम जो इनरिचमेंट साइट्स हैं। और अब रिसेंट में 28 ऑफ फरवरी से जो एक मेजर जो कहते हैं तो जो ऑफेंसिव अटैक किया है इस पे, और जिसमें एक प्रिसीजन स्पेसिफिक ऑफ 40 जो लोग उसमें जो सुप्रीम लीडर थे जो खमनी साहब, उनकी भी डेथ हो गई। और जो मिलिट्री कमांडर जहाँ जो उनकी जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, चाहे पॉलिटिकल तौर साइड पे थे चाहे मिलिट्री, तो थिंक टैंक थे एक ही जगह 40। उसके बाद ये सारी जो और इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, आगे ही बढ़ते जा रही है, फोर्थ वीक है, पीछे आने की कोई चांस नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई इसमें सीज फायर का समझौते का कोई भी नहीं दिखता है। और पूरा बोल्ड सिनेरियो पूरे जो इस वक्त ये भी एक बात रही है, कहीं थर्ड वार की तरफ से तो नहीं जा रहे हम, कोई न्यूक्लियर बात तो नहीं हो रही है, ये भी सारी सिचुएशन है। और जो इस वक्त अटैक हो रहे हैं, और ये इजराइल, यूएस और ईरान टेक्निकल तौर पर एक तरफ आपको ये तो आइडिया है, यूएस और जो इजराइल है एक साइड पे है और ईरान भी एक साइड पे है, और तीनों लोग जो हैं यूएस और इजराइल एक मन बना के बैठे हैं। एक कहता है कि ईरान को कंप्लीटली जो दुनिया का नक्शा है मैप ऐसे हटाना है, और दूसरी तरफ ईरान कहता है मैंने पीछे नहीं हटना, मैं लड़ाई तब तक जिंदा जारी रखूंगा जब तक मेरा जी है। ये एक मैंने ये ओवरव्यू बताया। अब मैं डॉक्टर साहब के हवाले करता हूँ। डॉक्टर साहब जो मैंने बातें की मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, आप आगे इसको बढ़ाएं। क्या देखते हो इस वक्त डॉक्टर साहब, क्या कोई रेस्टोरेशन पीस जो कोई है नियर फ्यूचर में अगर आएगी तो क्या ढंग है, और इससे इंडियन जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो जियो पॉलिटिक्स है, ऐसे कैसे ये अफेक्ट हो रही है इंडिया के। नमस्कार श्रोताओ, जैसे जज साहब ने आज के हमारे चर्चा का पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने रख दी कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया, जबरदस्त ऑफेंसिव किया, जिसका कोड नेम, अमेरिका का कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का कोड नेम था ऑपरेशन रोरिंग लाइन। तो ये दोनों का अपना कोड नेम था और इसकी काफी रिटेलिएशन की ईरान ने और काफी उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अब जो हालात ऐसे चल के हैं कि ईरान का काफी नुकसान हो चुका है और ये जो युद्ध है, जैसे जज साहब ने कहा, ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है जहां की करोड़ मोरों की स्थिति पहुंच चुकी है, क्योंकि अब ये दुनिया की हर कंट्री को इन्वॉल्व किया है, चाहे इकोनॉमिकली चाहे किसी और तरीके से। दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई है। लेकिन श्रोताओ, इससे पहले कि हम आज की चर्चा आगे बढ़ाएं, श्रोताओ आज का दिन है 23 मार्च और आज एक शहीद दिवस भी है। और आज ही के दिन 1931 में लाहौर में हमारे जो 3 क्रांतिकारी थे, शहीद भगत सिंह, शिव प्रसाद राजगुरु और जो सुखदेव थापर, ये 3 हमारे क्रांतिकारी को आज लाहौर में सजाए मौत, फांसी की सजा दी गई थी। 3 क्रांतिकारियों को आज ही के दिन
शहीद, उनको सजाए मौत, उनको फांसी पे लटका दिया गया। इसीलिए आज हम उन 3 क्रांतिकारियों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। और श्रोता, आज ही के दिन 2003 में 23 मार्च को शोपियां के एक गांव नदी मर्ग में 24 कश्मीरी हिंदूज को रात के वक्त जो टेररिस्ट थे, पुलिस जो आर्मी यूनिफॉर्म में आए, उनके दरवाजे खटखटाए, उनको बाहर निकाला, उनके लाइन में लगा के 24 कश्मीरी हिंदुओं को निर्मम हत्या कर दी गई। इसमें 11 मर्द थे, 11 औरतें थी, 2 बच्चे थे और एक बच्चा 2 साल का था। तो आज हम उन 24 कश्मीरी हिंदुओं को भी याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज की चर्चा के ऊपर चलते हैं कि श्रोताओं, 28 फरवरी को, जैसे हमने जज साहब ने बताया, 2026 को इसी साल एक ऑफेंसिव लॉन्च होता है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। कोड नेम मैंने आपको बताए थे, जिसमें कि 40 बहुत इंपॉर्टेंट उनके लीडर, सुप्रीम कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, इंक्लूडिंग उनके जो शिया लीडर थे अली खamenei, उनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद पूरे एक इकट्ठा ही अटैक होता है और 200 साइट्स के ऊपर अटैक होता है। ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के नियर बाई, ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया जाता है और ईरान भी रिटेलिएट करता है अंडर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 करके। लेकिन जो अमेरिका ने सोचा था, इजराइल ने सोचा था कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ और ईरान ने भी भरपूर उसका मुकाबला किया। और श्रोतो, कल की ही बात है कि ईरान ने 4,000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स डीगो गार्शिया पे मारे थे। हालांकि वो चाइनीज मेड थे, एक तो डीगो गार्शिया में पहुंचा और वहां उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया, ये रास्ते नहीं हो गया। लेकिन ईरान की ये बताने की कोशिश थी कि हम लोग इतनी दूर तक मार कर सकते हैं। और श्रोताओं, इसका सबसे बड़ा एक और हम फॉल आउट भी बताएंगे कि कल ही की बात है कि अमेरिका की सीनेट में उनकी जो लीडर हैं, जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी, उन्होंने एक एनुअल थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट की। उसमें उन्होंने बताया कि हमें थ्रेट है रशिया से, चाइना से, ईरान से और कोरिया से, और उसकी लिस्ट में पाकिस्तान को भी ऐड कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान भी हमारी रिपोर्ट्स हैं कि 5,500 किलोमीटर लंबा मिसाइल जो है ईरान के साथ और चाइना के साथ मिलकर बना रहा है, और ये जो है फ्यूचर में ये जो अमेरिका के मेन लैंड तक आ सकता है। तो जब पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया भी हमें भारत से खतरा है और हम भारत के लिए मिला रहे हैं, लेकिन अमेरिका आगे क्या जवाब देता है कि आपके पास 2,750 किलोमीटर शाहीन 3 है जो पूरे इंडिया को कवर करता है, फिर इस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की क्या जरूरत पड़ गई। और पूरे पाकिस्तान में इस डर का माहौल है, उनको लगता है अब हमारी बारी ना आ जाए कहीं अमेरिका से। और उनके जो लीडर थे, उनके जो जनरल है जो कि घुटने टेकते हैं अमेरिका के आगे, आसिम मुनीर जी, वो भी डरे हुए हैं और उनके कंट्री में भी अब विद्रोह फैल गया है। और मैंने सुना है कि उन्होंने अपने ISI चीफ को हटा के खुद कमांड ले ली है, तो पाकिस्तानी सेना में भी काफी विद्रोह है। तो अब हम बात करेंगे एक्चुअल जो हमारा जो ऑपरेशन था, इसके चलते अब अली खamenei के बाद उनके बेटे मुस्तफा खamenei ने कमांड ले ली। वो भी 56 ईयर्स ओल्ड हार्ड लाइनर है, लेकिन उस हमले में उनको भी इंजरीज हुई हैं। वो सुना है कि हॉस्पिटल में है और इंजर्ड है, लेकिन वहीं से उनकी डायरेक्ट वीडियो आया नहीं, लेकिन उनकी आवाज आई है। उनका जो नेशनल डे ऑफ ईरान के दिन उनका वीडियो है कि हम लोग अब इकट्ठे हो चुके हैं, हमारी जितनी फोर्सेस थी, जितने हमारे प्रॉक्सी ग्रुप से, सब इकट्ठे हो गए, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और उन्होंने उसके साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। वहां से जितना जहाजों का आवागमन था, दुनिया का 20% दुनिया का ऑयल जो है उस रूट से ट्रांसमिट होता था, और इंडिया का भी 20% एल वहां से, और 40% LNG जो LPG गैस है वो वहां से आती है। तो दुनिया में पेट्रोल का संकट से ज्यादा इस LPG का संकट चल रहा है। और ईरान ने क्या किया, इस युद्ध के साथ साथ अपने जो पड़ोसी मुल्क थे, ओपेक कंट्रीज थी, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कुवैत, इन पे भी काफी अटैक्स किए। इनके न्यूक्लियर क्या छोड़ के इनके जो जितने ऑयल रिफाइनरीज को तबाह किया। और कतर ने तो हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि कतर से ही इंडिया की मैक्सिमम LNG आती थी, और वहां का ऑलमोस्ट जो 30-40% जो LNG की कैपेसिटी उन्होंने तबाह कर दी। और उनको कतर कहता है कि हमें अभी 4-5 साल लगेंगे उनको रिपेयर करने में। और ईरान ने इन सब कंट्रीज पर अटैक किया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। और अब 2 दिन पहले, परसों कल की अमेरिका की थ्रेट आई है
और इजराइल की तरफ से जॉइंट थ्रेट आई है कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं गया तो हमें सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। ट्रंप साहब कहते हैं कि 30 मिनट लगेंगे अमेरिका को, ईरान को पूरी तरह तबाह करने के लिए। उनको पूरी एनर्जी सेक्टर के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे, सो दैट ना वहां बिजली रहेगा ना पानी रहेगा, और लोगों को मजबूर होना पड़ेगा घुटने टेकने के लिए। जैसा फिर आगे करते हैं, चलते हैं। तो जो आपने कहा ना, ये जो पार्टी जो आप कह सकते हो किलिंग हुई, जी जी, जो लोग मारे गए, एक प्रिसीजन स्पेसिफिक अटैक हुआ, जो जो उनकी जो हायर लेवल की लीडरशिप थी, चाहे मिलिट्री साइड से दूसरी थी, तो उस वक्त ये आइडिया लगाया था, ये चाहे यूएस ने या इजराइल ने, कि भाई ये सफिशिएंट है, इससे जो लोग अंदर से जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जो विद्रोह कर रहे हैं, और वहां रजीम चेंज होने के काफी चांसेस हैं, और ईरान डर जाएगा, और ईरान के पास अल्टरनेटिव कोई नहीं रहेगा, नई लीडरशिप आएगी नहीं। और जैसे देखिए आपने जो बताया, उसको जो इसका बेटा आया खमनाई साहिब का, मुस्तफा खमनई, उसको भी एक प्रिसीजन अटैक या उस पे भी अटैक करके उसको भी वो सीरियसली इंजर्ड है। लेकिन ईरान अभी भी वो उसका बुरा जो आप कह सकते हो, जो उसके जो अटैक हैं, जहां उसने जो मन बनाया है, वो पीछे हटने वाला नहीं है, जो अप्रेंटली लगता है 4 वीक से वो कंटिन्यूसली। और जो उसके इंडिजिनस मोजाइल्स हैं, वो अब भी आयरन ड्रोन जो इजराइल का है, एक टाइम पे हाँ, तो तेल अभी तक हाइफा तक और जो दूसरे इंपॉर्टेंट सिटी है वहां पे पहुंच रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं आयरन ड्रोन को, और काफी अफरा तफरी है। और सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हो रहा है इस वक्त, अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकल जहां जो लोकेशंस हैं, मिलिट्री लोकेशंस हैं, जहां डिप्लोमेटिक जो साइट्स हैं, जो ये किसके, यूएस के, जहां जो वो तबाह होने वाली है, वो तबाह होने वाली हो रही है। और इनका जो अटैक है ईरान का, कि देखिए क्या ईरान अगर जो डिगो ग्रेशिया तक पहुंच सकता है, जो मुस्कान जो आपने बात की अभी, लेकिन जो यूके के पास ये जो मॉरिशस का जो आइलैंड है, तो वो अभी उसको ये इस वक्त वहां यूएस के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना एक चैलेंज है इस इनके लिए, किसके लिए, यूएस के लिए, कि ये मत समझे कि वो बैठ गया है, डर गया है, और वहां कोई नियर फ्यूचर में कोई रजीम चेंज की जा सकती है। हाँ, ये वाली जो बात ने कहा कि 30 मिनट्स में हार्मोज अगर आपने नहीं खोला, देखिए हार्मोज का एक इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी, सप्लाई चेंज है, एनर्जी चेंज है, हमारा जो ऑयल है, गैस है, जो चाहे रशिया से है, ईरान से है, जहां कहीं भी कोई भी है, तो एक सेंसिटिव लोकेशन है। अगर वहां पे ये जो इस किस्म के कोई भी किस्म, जैसे ईरान ने इस वक्त बंद की है और उनके कंट्रोल में है, और वो कह रहे हैं कि हम कभी भी जो इन्होंने 30 मिनट्स का अल्टीमेटम दिया, और वो कह रहे हैं कि हम इसको कोई भी जहाज हमारी परमिशन के बगैर वहां से निकलेगा, हमारी इजाजत के बगैर निकलेगा, जहां विदाउट जो हमें वहां रियलिटी वगैरह देख के, जहां दुश्मन देश के जो होंगे उनको हम नहीं जानने देंगे, जो हमें इस सपोर्ट नहीं करेंगे या अपोज करेंगे स्पेसिफिक। तो ये बहुत बड़ी बात है। हार्मोज का बाना पूरी वर्ल्ड मंदी की तरफ जा रहा है, इन्फ्लेशन होगी, सप्लाई चेन, देखिए ठीक है, हमारे पास एनर्जी के, इंडिया के पास, चाइना के पास और जापान है, ये सारे लोग डिपेंडेंट है रशिया की एनर्जी पे और मैं ईरान के, और यही एक रूट है। तो इस रूट को और देखो बेटर सेंस प्रवेल करना चाहिए। ये जो गल्फ कंट्री है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, जहां इसके मिलिट्री स्टेशन हैं इसके, तो वहां इन लोगों को आगे आना चाहिए। इस वक्त यही लोग कह सकते हैं, और जो अगर ये एस्केलेशन जे आगे फिर तो लंबी जाएगी, और जो अगर इसने ब्लैकआउट कर दिया
जी, जो सारे जो इनके और एक और आगे है, फिर तो न्यूक्लियर वार की तरफ चला गया। तो डॉक्टर साहब मैं बीच में ही रोकता, आगे दोबारा बात करूंगा, आप आगे बात करें कि जो मैंने बातें कही क्या देखते साहब ने बिल्कुल बताया, क्योंकि जो तुलसी गबार्ड का भी यही कहना था कि इस वक्त जितनी भी कंट्रीज में सबसे एक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है पूरी मुस्लिम कंट्रीज में। अभी ईरान मुस्लिम अभी एटमी हथियार उन्होंने तैयार नहीं किया था, बट ऑन द वर्च ऑफ एनरिचमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पास फुल फ्लैश न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हैं। और इसीलिए तुलसी गबार्ड ने कहा अगर 5,500 का बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर हेड वार लगा के तो अमेरिका के लिए खुद खतरा है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को भी उस लिस्ट में ऐड किया। और श्रोता, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करूं फिर बाकी कंट्रीज की बात करूं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल का 50% रेट बढ़ गया है इस जो युद्ध की वजह से। अभी इंडिया में अभी पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, हल्की फुल्की सीएनजी की बढ़ी हैं। और पाकिस्तान की एक और कल की खबर है, कल क्या हुआ है कि कतर में एक हेलीकॉप्टर को ईरान का मिसाइल तबाह करता है जिसमें 6 डेथ्स होती हैं। उसमें 3 तुर्की के बंदे हैं और 3 जो थे वो कतर के हैं। और पता चलता अनऑफिशियल खबरों में 3 वो पाकिस्तानी ही हैं। और सुना था उनके पास ब्लूप्रिंट थे नटांस के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के, वो इजराइल को बेचने जा रहे थे। तो अब देख लो, उस पे तो अटैक भी किया है अभी। बिल्कुल। तो ये चर्चा है कि पाकिस्तान और तुर्की 2 ऐसे मुल्क हैं जिन इनका साथ दिया उनकी तो तबाही निश्चित है, क्योंकि ये 2 मुल्क हैं ये जो दुनिया में इन्होंने टेररिज्म फैलाई हुई है। और अब चलेंगे हम यूएस की तरफ। तो यूएस एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। यूएस का इसमें अभी तक $800 मिलियन पर डे का लॉस हो रहा है इसमें। और जो उनकी यूएस की जो साइट्स हैं, जो उनकी अड्डे हैं, उनके जो यूएस के अड्डे हैं पूरी कंट्रीज में, तो वहां यूएस बेसेस जो है उनके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, उनके रडार तबाह हुए हैं, उनका अभी तक तकरीबन 12 से लेकर $18 बिलियन का नुकसान हो गया अमेरिका का। और ये काफी बड़ा अमाउंट है, 18 बिलियन डॉलर, जबकि उनकी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी है उनकी। तो ये जो नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका के पास इतना पैसा है कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इसका नुकसान ये हो रहा है कि ट्रंप के फैसले को उनकी कंट्री में ही क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है कि युद्ध में फंस गए हैं, अब निकलने का चांस नहीं लग रहा है। और अब मिड टर्म इलेक्शन भी उनके आने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कंट्री में काफी रेटिंग कम हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो वार जो था जबरदस्ती दुनिया पे थोपा गया है। इसलिए ये लगता है कि यूएस को काफी इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अब अगले कुछ दिनों में इसका फाइनल जो हम ऑब्जेक्टिव पूरा कर देंगे। तो ये था यूएस का। अब हम चर्चा करेंगे चाइना का इसमें क्या रोल रहा है। चाइना इस वक्त न्यूक्लियर है, इस वक्त न्यूट्रल है वो। चाइना अब किसी की ओपनली कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना को खुद ऑयल क्राइसिस का इश्यू है, क्योंकि चाइना का भी काफी तेल ऑयल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। तो चाइना की भी काफी प्रॉब्लम आई है। चाइना के भी काफी लोग चाइना से भाग रहे हैं, क्योंकि चाइना की भी इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि चाइना खुद तेल पे डिपेंडेंट है। क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके पास 90% दुनिया के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, माइक्रोचिप्स बनते हैं, और उसके लिए एलएनजी चाहिए, पेट्रोल चाहिए। जब चाइना में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो सबसे बड़ा इसमें विनर रहा है रूस। तो रूस को सबसे बड़ा फायदा हुआ है इस युद्ध का। रूस की तो दोनों 4-5 उंगलियां घी में हैं। क्यों? क्योंकि एक तो दुनिया का रशिया यूक्रेन वार के ऊपर चर्चा ही खत्म हो चुकी, कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी। दूसरा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, रशिया लोगों को मिन्नतें कर रहा था कि हमारा तेल ले लो। अब उसने तेल के इतने रेट्स बढ़ा दिए हैं, लोगों के पास कोई मजबूरी है, लोगों को लेना ही लेना। सारी कंट्रीज अब रशिया से ऑयल ले रहे हैं, और इस वक्त रशिया जो है काफी अच्छी स्थिति में है। और अब हम बात करेंगे भारत की। तो भारत को इस युद्ध, क्योंकि भारत एक न्यूट्रल कंट्री है, इसलिए न्यूट्रल होने की वजह से कोई भी भारत के मतलब के कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जो ट्रंप का नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने का है, तो ट्रंप का मकसद था कि यूरोप अब किसी काम का नहीं रहा, नेटो कंट्री किसी काम करे, उनके साथ दोस्ती का हमें अब कोई फायदा नहीं, हमें कोई एडवांटेज नहीं है। अब जो भारत में शॉर्टेज एलएनजी की चली, कल ही एक जहाज अमेरिका से आया एलएनजी का, उसने काफी ज्यादा टन जो है हमारी अगले 15 दिन की वो रिक्वायरमेंट पूरे करेगा। इसका मतलब भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से हमें ऑल्टरनेटिव रास्ते हम लोग तैयार कर रहे हैं। श्रोता, ओपेक की 12 कंट्रीज हैं, तो 12 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज जो है इस वॉर में लिप्त है, वहां का तेल दुनिया में नहीं आ रही है। बाकी दुनिया में सिर्फ महंगाई बढ़ी है। जैसे आगे चर्चा करें, फिर आगे चलेंगे। देखिए, जो सिचुएशन इस वक्त तो जो है, जैसे आप
आपके साथ में ऐड करता हूं कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, जो जो बन चुकी है, तो अगर ये जो वॉर है, जो कन्फ्लिक्ट है, ये जल्दी नहीं इसका हल निकला कुछ ना कुछ, तो मैं ये बता देता हूं। देखिए हम किस तरफ जा रहे थे, ये यूएस ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया। देखिए आप सुनिए, ये जियो पॉलिटिक्स की बात है। कौन चाहता है कि वर्ल्ड में, जब मिडिल ईस्ट में जब पीस ना आए, बोर्ड ऑफ पीस बना कि हमने गाजा को रिवाइव करना है। पैलेस्टीनियन पीपल जो बाहर हैं, कैंपों में हैं, जो मतलब दाने दाने को तरस रहे हैं, वो दोबारा उनको, तो बोर्ड ऑफ पीस इस वक्त क्या आप देखते हो क्या हाल है, वो वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और किस सिचुएशन में रेड क्रॉस क्या कर रहा है, यूएन क्या कर रहा है। तो ठीक है आपको कि मिडिल ईस्ट पीछे गया 20 साल 40 साल, अगर ये वहां पे जो इनके ऑयल रिजर्व है, रिफाइनरीज हैं, एलएनजी का कतर का वो है जहां से इंडिया को सप्लाई होती है, और एक हमने लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट भी उनके साथ किया है, तो सबसे बड़ी चीज ये। और ये मैं दूसरी बात आ रहा हूं, क्या ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, जब दुनिया देखती है ये जो इजराइल है, ये यूएस को भी कंट्रोल कर रहा है। देखिए जो उसके वहां पे लीडर है, जो लीडरशिप है, वो त्राही त्राही कर रही है यूएस की कि भाई देखिए ये जो ट्रम्प साहब हैं, क्या कारण है कि ये जो इसके बिल्कुल इसके इजराइल के नीचे हैं, जो लीडरशिप है इजराइल की उसके नीचे हैं, जो वो कहते हैं। देखिए इसमें क्या लेना था इसने, जो ईरान पे अटैक करके जो इनरिचमेंट की बात आई, तो कैसे ये इजराइल के प्रेसिडेंट इन कैसे इसको इन्वॉल्व किया, कैसे। और इस बार का अटैक देखिए किसका है, ये जो अटैक आगे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ गई है अमेरिका की, यूएस की, और खुद ही आगे सारा जो आप देखते हो इसका। पहले इजराइल यूएस इश्यू होता था, इजराइल अटैक करता था। इस बार इजराइल ऐसा लगता है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है, और इसको ट्रम्प साहब को, डोनाल्ड ट्रम्प को ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे क्या होता है, बोल्ड सारी जो इकोनॉमिक है, तो मुझे लगता है आने वाला वक्त जैसे गाजा ये दोबारा रिवाइव नहीं हो जाए, पीसफुल नहीं हो जाए, वहां पे देखिए होता क्या है, वहां ये सिचुएशन बनी, तो वहां हुतीस है, जो हमास है या हिजबुल्लाह है, ये तीनों वहां पे ऑपरेट कर लेंगे, उनकी एक्टिविटी होगी, स्टार्ट होगी। और एक और देखिए, मैं अफगानिस्तान बनने जा रहा है ईरान। कैसे कुर्द, अगर जमीनी लड़ाई होगी, जैसे अफगानिस्तान में ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, और कुर्द तो आगे ही टकराव में, तो ईरान के, हाँ ईरान एक सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि इसकी टेरिटोरियल एरिया, जो उसकी जियोग्राफी है, जो उसका टेरन है, जो काफी बड़ी कंट्री है, उसके बाद पहाड़ भी हैं, उसके बाद डेजर्ट भी है, डिफरेंट लोकेशंस हैं, और उसने जो अपनी ये सारे जो स्ट्रेटेजिक जो अपनी जो मिलिट्री है, जहाँ उसको डिवाइड करके रखा है, जो अपने आज अपने वेपनरी है, जहाँ अपनी जो फौज है, इसको जो आप कह सकते हो जो रेवोल्यूशनरी जो उनकी आर्मी है, इस्लामिक ईरान की जो इस्लामिक आर्मी जो खनवाई से ऑपरेट करते हैं, जहाँ एक रिलीजियस बेस्ड वो है, वो सारी और डिफरेंट। और वो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त सबसे जो अगर होगा, अगर कुर्द भी इन्वॉल्व हो गए इसमें, तो जमीन अंदर की लड़ाई होगी। फिर जो यूएस की आपने कहा ना कि मुझे जहां पे अंधेरा करना, ब्लैकआउट करना, न्यूक्लियर बम, यही वो ये पूरे सालों साल लड़ते रहेंगे ये लोग, जो कुर्द और ईरानी जैसे ट्राइबल वहां पे, इसको अफगानिस्तान को बहुत से सपोर्ट करनी है। अच्छा, जो आपने एक और बात की कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो ऑयल प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस हैं, क्यों हुई, इसके पीछे क्या है, सारी स्मगल होती थी ये बलोचिस्तान के इलाके, ईरान बॉर्डर पे, इसका सारा जो दर है वेपन वहां से होते हैं। ये जो ऑयल जहाँ है, जो आपकी जो मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स, वहां तो इकोनॉमी ही सारी जो पाकिस्तान की है
वो सारी ब्लैक, वो वहां के तेल आया तो अब क्या हुआ, वहां पे डरते हैं लोग कि वहां पे अगर हम जाएंगे तेल लेने तो मारे जाएंगे। तो वो वहां पे वो वाला जो स्मगलिंग वाला तो वो है, तो ईरान का तेल बिक रहा है। एक और मैं आपको बता हूं, एक उसने ईरान ने एक अल्टरनेटिव अपनी इकॉनमी खड़ी कर रहा है, जो हाई सी में जब दूसरे हैं जो डिफरेंट स्मगलिंग स्मगल जो स्मगलर्स हैं, जो एक उसमें क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, जो उसने एक अपनी जो करेंसी है उससे ही जो आपने कहा इंडिजिनस मिसाइल्स ड्रोन, जहां आगे उसका सर्वाइवल है। अगर कहीं देखिए तो आपने कहा कि जो रशिया का तेल है ईरान, तो ये सारा ये हारे को अपनी अगर कंटिन्यूटी में रखना है जो भी ये अगर ईरान को, तो ये सारे अल्टरनेटिव तो जैसा आपकी बात में आगे बढ़ाता हूं, मुझे एक बात याद आ गई कि ईरान इस वक्त ऑल आउट में है। ईरान की तबाह हो चुका है। अब उसके साथ आखिरी हथियार, आखिरी दम तक लड़ने का एक एग्जांपल मैं दूंगा कि ईरान मिसाइल पे मिसाइल छोड़ता जा, ड्रोन पे पता नहीं कहां जा रहा है, कोई इधर गिर रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ कि रमजान के बाद जब ईद आई, पहली बार दुनिया की जो इस्लाम की सबसे बड़ी जो मुस्लिम्स की जो है साइट, रिलीजियस साइट है, मक्का और मदीने अल अक्सा मॉस्क है, तो अल अक्सा मस्जिद में पहली बार नमाज नहीं अदा कर गई अब तक हिस्ट्री में। क्यों? अल अक्सा मस्जिद जो जेरूसलम में है उसके पास ही ईरान ने मिसाइल अटैक किया था। और वहां कौन सी यूएस की साइट है, वहां कौन सी यूएस बेस है। इसका मतलब ईरान इस पर पागल हो चुका है, जहां मर्जी आई रिलीजियस साइट्स पे भी अटैक कर रहा है, वहां भी अटैक कर रहा है। तो अल्टीमेटली ईरान, क्योंकि इस जख्मी शेर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वो जख्मी शेर है, इसलिए ईरान की को हम लोग अभी अमेरिका को भी किसी को भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। नहीं लेंगे, अभी उनके पास काफी पावर बची हुई है। अब हालांकि उनकी काफी कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन अभी भी वो उसका अब देखो पाकिस्तान के साथ अंडर से अलायंस, पहली बार पता चला अमेरिका को कि ईरान और पाकिस्तान अंदर से मिलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं वो, क्योंकि आज आके पाकिस्तान को न्यूक्लियर सारी इंफॉर्मेशन तो पाकिस्तान दे रहा है ईरान को, सारा कुछ वहीं से उसकी टेक्नोलॉजी, डबल गेम का भी डिपेंडेंट है वो, और यहूदियों के साथ भी मिला हुआ है। तो सब बात, अब हम बात करेंगे इजराइल की। जैसा आपने बताया कि 1948 में इजराइल दुनिया में आया, उनकी पहली मुल्क आया, आते ही वो अमेरिका की झोली में चला गया। आज तक यहूदी लोग ही अमेरिका की पॉलिटिक्स को चला रहे हैं और डोमिनेंस है। और ये अभी जो वार हुआ है, ये इजराइल का इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था ईरान के साथ, और ईरान अमेरिका जबरदस्ती उसके कहने पे इस युद्ध में फंस गया और काफी अब नुकसान हो रहा। अब ऐसी जगह है अमेरिका पीछे हट नहीं सकता। तो ये जो युद्ध था, ये एक किस्म का ऐसा हो गया कि लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कि और कंट्रीज ना इन्वॉल्व हो जाएं। अगर और कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं गल्फ की, तो ये युद्ध आगे तक चलेगा। लेकिन हर एक इस वक्त जो आज के हालात चल रहे हैं, हर मुल्क अपनी कंट्री के हिसाब सोच रहा है। सऊदी अरेबिया को पता है कि अगर मैं एक युद्ध में इन्वॉल्व हो गया, हमारी ऑलरेडी इकॉनमी तबाह हो चुकी है, सारी गल्फ कंट्रीज की इकॉनमी तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान जो है वो उसके साथ अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, उसकी बलोचिस्तान में जंग चल रही है और पाकिस्तान की हालत खस्ता है। लेकिन इस वक्त भारत ही ऐसा मुल्क है जहां पर अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद भारत में अब धुरंधर 2 रिलीज हुई है, दुनिया पिक्चरें देख रही है। तो भारत अभी भी शांति मुल्क, सिर्फ इंडिया में शांति है, दुनिया में कहीं शांति नहीं है। जो यूएस और इजराइल ने थोपा हुआ युद्ध दुनिया के ऊपर, इससे क्या हुआ, दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। आने वाले वक्त में तेल की और गैस की काफी शॉर्टेज होने जा रही। पूरी दुनिया भी नहीं बढ़ी है, लेकिन ये कब तक? हमारे पास जो इंडिया में अभी सरप्लस क्रूड ऑयल से 15 दिन की रिजर्व्स बचे हैं। मीनवाइल ऑल्टरनेटिव जगह से पहुंचने में भी समय लगेगा। तो श्रोताओ, या मैं तो यही कहूंगा, हम यही प्रे करेंगे आज शहीद दिवस के अवसर हमारा जो देश है वो पीसफुल रहे और दुनिया इसी वक्त खत्म हो जाए। लेकिन आने वाले 48 घंटे काफी भीषण होने वाले हैं। इसी के साथ में जज साहब आप कंक्लूड करें इस चर्चा को। देखिए, जो आपने कहा ना कि ये कोई एस्केलेशन, देखिए एस्केलेशन बार का एक तो ठीक है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये होगा ही होगा वर्ल्ड, और इसको रिस्टोर करना मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज है इनको अपनी इकॉनमी रिस्टोर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो तबाह हो चुके हैं ऑयल रिजर्वायर्स, जो रिफाइनरीज हैं, जो इसको रिवाइवल के लिए काफी टाइम लगता है वर्किंग में लाए, चाहे वो ईरान के हैं
चाहे वो मिडिल ईस्ट किसी भी कंट्री के, चाहे वो आप इजराइल के भी कह सकते हो, ईरान का भी कह सकते हो। अच्छा, दूसरी बात आई वर्ल्ड वार 3 की कोई चांस नहीं, ये मैं आज कहूं, क्योंकि नाटो देखिए अग्रेसिव, अगर जी ठीक है यूएस अपने लेवल पे उसके पास काफी किस्म के जो वेपनरी है उस वो और उसके अटैक स्पेसिफिक होते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाटो कोई सपोर्ट पे नहीं आ रहा है, काफी उसने कहा हार्मोज में हम मेरी सपोर्ट करो, किसी तरीके से बंद करो, तो वो नाटो नहीं जब तक आएगा, थर्ड बार के चांस नहीं। और रशिया वो भी अपनी इकोनॉमी क्योंकि आगे फंसा हुआ है उस बार में, ये जो यूक्रेन के साथ है, और जो चाइना है वो अपना जो इकोनॉमी की तरफ उसका ध्यान रहता है कि उसको अपनी रोड एंड बेल्ट एंड दूसरे जो बिहार बेल्ट रोड इनिशिएटिव जब दूसरी इकोनॉमी कैसे उसमें, और सबसे बड़ी बात जो है ये चाइना जो रशिया की इकोनॉमी अगर तेल उसका आता रहा होगा ऑलमोस्ट से, जापान, इंडिया और जो हमारा ये चाइना है, इसको अगर सप्लाई चेन एनर्जी चेन वहां से मिलती रहेगी, आगे मलक्का में ज्वाइन करेगा आगे जो, तो ये एक बहुत जरूरी है। और जो नाटो ने तो पहले हाँ सबसे बड़ी जो अफेक्ट होगा ना, जैसे हूथीज कर रहे हैं, जैसे सीरिया है, जॉर्डन है, तो और दूसरा आपका इजिप्ट है, जहां आगे ही आप कहते हो वहां पे एक बार आईएसआई सपोर्टर्स हुकूमत बनाता है, रशिया और ईरान की सपोर्ट से, चाइना भी लगा लो आप। दूसरी बार इस वक्त जो वहां पे जो इसमें सीरिया में इस वक्त है वो यूएस ने वहां पे बढ़ाए हुए है, तो वहां पे जो इस वक्त सिचुएशन है ये बड़ा इजराइल जो एक प्रोडिक्शन हुई है ग्रेटर इजराइल की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और अगर ये जो वहां पे दोबारा ये कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जो आपकी ये था कि हम रिवाइव करेंगे, ये जो इसके वहां पे गाजा को रीबिल्ड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जो वहां पे, तो वो इस वक्त ठंडे बस्ते में है। और हूथी ने दोबारा वहां पे काम करना शुरू किया, हिमास दोबारा रिवाइव कर लेगा अपनी एक्टिविटी, हिजबुल्लाह भी कर लेगा क्योंकि इसकी सपोर्ट आती रहेगी। अगर अफगानिस्तान में लाइक सिचुएशन बन जाएगी, अगर कुर्द भी वहां पे जमीनी आगे ही टकराव में है, तो ये जो मिडल ईस्ट है इसको कस किया गया है जहां पीस के कोई चांसेस नहीं है। एक टाइम पे अब्राहम अकार्ड हुआ, आपने देखा, और इन्होंने जो राइट थिंकिंग लोग थे, चाहे इजराइल को भी इन्वॉल्व हुआ पे कंसंट्रेट करो। और एक और बात है डॉक्टर साहब, मिडिल ईस्ट में यूएस भी नहीं अफोर्ड कर सकता, यूरोपियन कंट्री भी नहीं कर सकती कि जो ये कंट्रीज हैं पैसा इनकी कंपनी है वहां पे फ्लोरिश। 1997 से सारी कंपनी जो हांगकांग से शिफ्ट हुई थी, तो और वहां पे सिर्फ तेल की ही नहीं है, टूरिस्ट भी है, वहां व्यापार है, कितनी मल्टीनेशनल कंपनी वहां पे ऑपरेट करती है, डिफरेंट कंट्रीज की है। पूरा वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक सेंटर आप कह सकते हो, टूरिस्ट है वहां पे। तो मुझे लगता है ये जितना भी है बेटर सेंस प्रिवेल करे और दोबारा ये जो और जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है। लंबा और वर्ल्ड जो इकोनॉमिक क्राइसिस है सबसे खतरनाक है, रोजी रोटी के लौले पड़ जाएंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था, पूरा वर्ल्ड तबाह हुआ था और उसको पता है कि कैसे रिवाइव करना। तो जैसे आपने डॉक्टर साहब एक और मैं ऐड कर दूं, यूएस आप तो सारी कंट्री मिडल ईस्ट सारे यूएस पे डिपेंडेंट हुए, जैसे एक टाइम पे यूरोपियन जो कंट्री थी उस वक्त में। सर आपकी बात जैसे आपने बताया कि मिडल ईस्ट सारा यूएस पे डिपेंड है, क्योंकि मिडल ईस्ट के सोर्स ऑफ इनकम वह दो ही हैं, तेल और गैस। जब दोनों सोर्स उनके ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे हैं, तो इनकी इकॉनमी तो ठप हो गई। अब इनको अमेरिका की तरफ ही देखना पड़ेगा
क्योंकि वहां ना रेगिस्तान में ना उधर फसल होती है, कुछ नहीं, ना वहां पानी है, कुछ नहीं। ये सिर्फ इनका जो 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 बड़ा लेविश स्टाइल था रहने हाँ, का, ये बिल्कुल। सिर्फ ऑयल की वजह से है। और उनकी ऑयल रिफाइनरीज खुद ईरान ने ही तबाही, Absolutely, उनके फेलो मुल्क ने ही उनकी इकोनॉमी खराब कर दी है, उनकी ऑयल रिफाइनरीज तबाह कर दी हैं। तो आज जाके मिडल ईस्ट को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। मिडल ईस्ट 20 साल पीछे चला गया है। कहा ना, बस इसी को एक लफ्ज है, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में आपको याद होगा यूके की इकानमी खत्म, जो सारे जो एक्सिस और अलाइज थे सभी की इकानमी, हाँ यूएस से, तो जो यूरोपियन कंट्री वो अगर आप देखोगे तो रीबिल्ड भी किसने किया था? यूएस ने। तो यूएस की जो आपने कहा कि बहुत बड़ी इकानमी, तो वो ही तो कंट्रोल दोबारा यूनिपोलर रहेगा, यूएस का रहेगा और मिडिल ईस्ट को। तो हम यही कहते हैं, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन जो आम आदमी है, तो जो वहां पे समझो एक किस्म के कत्ल हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, स्कूलों पे भी अटैक हो रहा है, ईरान के स्कूल में जैसे है या कहीं भी हो रहा है, तो वो किसी का जो ऊपर से आता है ड्रोन मिसाइल का जो भी वो है, वो किसी का लिहाज नहीं करता। तो है इंसानियत है, तो इंसानियत को बचाना पड़ेगा। अगर दुनिया तभी बचेगी अगर इंसान बचेगा, तो तभी ही आप कोई पैसा का मूल्य होगा, जब लाइफ का कोई मूल्य होगा। तो मुझे लगता है काफी आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।